Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at your place. Students, we have started chapter 11, the Iron Age Civilization. And in this chapter, now we are going to read about Vedic Age. We have discussed about the Vedic Age in our previous video, that we get the information about Vedic period or Vedic civilization from Vedas, and Vedas means knowledge. Okay, so this knowledge is for the whole world, not only for the a country or a city or some people. The knowledge of Vedas is for the whole world. Okay, and we get the knowledge from Vedas. That's why we call this period as Vedic age or Vedic period. Vedic age is divided into two parts: later Vedic period and early Vedic period. Early Vedic period is known as Rig Vedic period also, because all the information about early Vedic period is in Rig Veda, and we get information about later Vedic period from other Vedas: Sam Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Upanishad. Okay, from all these things we get the knowledge of later Vedic period. So let's start to understand the life of Vedic age people, how they lived, how they rule. Okay, so for that, firstly we will start with political life of Vedic age. So let's start. Political condition. Rig Veda mentions Raja, who were different from later Vedic kings. Raja, we all know about Raja, a king. But it was not that common king. ये वो कॉमन किंग नहीं है जिसको हम जानते हैं कि राजा था, उसका बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा राजा बना. No, it is not like that. The king was elected by the people in early Vedic period. यहाँ दो पीरियड हमने देखे थे. फर्स्ट वन इज अर्ली एंड द अदर वन इज लेटर. तो अर्ली वैदिक पीरियड का किंग और लेटर वैदिक पीरियड का किंग दोनों डिफरेंट टाइप के किंग्स हैं. जो अर्ली वैदिक पीरियड किंग थे, दे हैड नो कैपिटल्स, नो सिटीज, नो पैलेसेस और आर्मीज, एंड दे नेवर कलेक्टेड टैक्सेस. अर्ली वैदिक पीरियड में नो टैक्सेस आर देयर, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था. ठीक है. दे हैड नो कैपिटल्स, नो पैलेसेस. ओके, वो कोई भी पैलेस नहीं रखते थे, कोई उनकी अपनी पर्टिकुलर कोई सिटी नहीं थी, कोई कैपिटल नहीं थी, एंड दे हैड नो आर्मीज, इवन दे हैड नॉट collected taxes. Okay, that is about the early Vedic period. जो किंग वर्क करते थे. किंग्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे थे, उनके अच्छे के लिए वर्क कर रहे थे, वो रूल नहीं कर रहे थे. दे वर सर्विंग द पीपल. ओके. किंगशिप वॉज नॉट हेरिडिटरी. हेरिडिटरी क्या होता है? फर्स्टली देयर इज अ किंग, आफ्टर दैट हिज सन बिकम द किंग, देन हिज सन. तो दिस इज हेरिडिटरी, कि हमारी एक फैमिली ही चल रही है किंगशिप में. दैट इज हेरिडिटरी. बट इन अर्ली वैदिक पीरियड द किंगशिप इज नॉट हेरिडिटरी. किंगशिप हेरिडिटरी नहीं थी. ओके,
इज इट क्लियर? अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या नहीं था? अर्ली वैदिक पीरियड में किंग्स थे, बट किंगशिप हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। पैलेसेस नहीं थे, आर्मीज नहीं थी, और कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं किया जाता था। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड, देयर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स। अब लेटर वैदिक पीरियड में वो वाले किंग्स आ गए जिसे हम जानते हैं, दैट देयर वॉज अ किंग, ही हैड लार्ज किंगडम, और उसका बहुत बड़ा सा पैलेस था, बहुत बड़ी आर्मी थी। ये सब लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। ओके, तो लेटर वैदिक पीरियड किंग हैड द किंगडम, वेदर इट इज स्मॉल और बिग, चाहे कोई छोटा किंगडम है चाहे बड़ा किंगडम है, किंग्स का अपना किंगडम मतलब राज्य, एरिया होता था, ठीक है। एंड किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। अगेन यहाँ पर हेरिडिटरी किंगशिप आ गई कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, कोई और किंग नहीं बनेगा, ठीक है। ओनली द सन ऑफ द किंग बिकेम द किंग, नेक्स्ट किंग। ओके, सो क्या चेंजेस आए? फर्स्टली किंग हैड इट्स ऑन किंगडम एंड किंगशिप इज हेरिडिटरी। ओके, किंगशिप हेरिडिटरी थी, उस पर एक ही फैमिली रूल कर रही थी एक एरिया पर। किंग्स ऑफ अ स्मॉल किंगडम वॉज कॉल्ड राजा। एक राजा होता था और एक महाराजा होता था। महाराजा मतलब ज़्यादा बड़ा और राजा मतलब थोड़ा छोटा राजा। ओके, तो किंग ऑफ स्मॉल किंगडम, जिस किंग का एरिया स्मॉल था, दैट इज नोन एज राजा, और जिसका एरिया बड़ा था दैट इज नोन एज महाराजा। ओके, सो देयर आर different type of kings. The king with a small kingdom is known as Raja, and a Samrat or Maharaja controlled a large kingdom, and that kingdom is known as Rashtra. जो एक बहुत बड़ा किंगडम कंट्रोल करता था वो महाराजा था, और उसके किंगडम को क्या कॉल किया जाता था? राष्ट्र। ओके, द किंग वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित। किंग को कौन असिस्ट कर रहा था? पुरोहित। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पंडित, जिसे हम राजगुरु भी बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर किंग को असिस्ट कर रहा था फर्स्टली तो प्रीस्ट और पुरोहित, देन मिनिस्टर्स, मंत्री, उसके बाद सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी, एंड ग्रामीणी, हेड ऑफ द विलेज। सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड थे। प्रीस्ट पूजा पाठ करवाते थे, ओके, और मंत्री डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मंत्री थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वर्क करते थे। सेनानी मतलब हेड ऑफ द आर्मी, जो आर्मी का हेड था, कमांडर था आर्मी का, जिसको हम सेनापति भी बोलते हैं। एंड ग्रामीणी मीन्स हेड ऑफ द विलेज, जैसे सरपंच, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर किंग को डिफरेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए असिस्ट करते थे। किंग हैड पुरोहित, king had a council of ministers, he had senani and gramini. The king consulted the sabha and the samiti on all important matters. King अपनी सभा और समिति से, जो ग्रुप ऑफ पीपल था उसका, जो उसको असिस्ट कर रहा था, जिसमें ये सभी पुरोहित, सेनानी, मंत्री सब कुछ इंक्लूड थे, तो वो अपने सभा का या जिसको वो समिति बोलता था उसकी मीटिंग्स करता था टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कुछ भी इश्यूज हो इम्पॉर्टेंट, उन पर इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन के लिए किंग कंसल्ट करता था। किससे? सभा से या समिति से। सभा वॉज अ स्मॉल बॉडी ऑफ selected village elders and Smiti was a large assembly that was responsible for policy making. अब सभा और समिति क्या है वो भी वो बता रहे हैं कि सभा एक स्मॉल बॉडी थी जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स ही थे। There are few selected members in the सभा, and समिति was a large assembly, बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का,
एंड दीज पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसी। और कोई लॉ बनाना था या कोई भी वर्क करना था तो वो समिति करती थी, समिति के साथ डिस्कस करके किया जाता था। तो समिति वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज और पॉलिसीज। ओके, द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। किंग की पावर वैदिक पीरियड में बढ़ती जा रही थी, लेटर वैदिक पीरियड में। दे परफॉर्म्ड राजसूय एंड अश्वमेधा यज्ञ। वो राजसूय और अश्वमेधा यज्ञ करते थे। अब राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेधा यज्ञ आर for showing the supremacy, to show that the king was very powerful। ठीक है, तो ये शो करने के लिए कि किंग बहुत पावरफुल है, दे जस्ट परफॉर्म्ड राजसूय एंड अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय sacrifice was performed by the king to gain supreme power। सबसे ज़्यादा पावर लेने के लिए, गेन करने के लिए किंग राजसूय यज्ञ करते थे। एंड अश्वमेधा वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी। हैव यू हर्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ लव कुश? जो राम जी के बेटे थे, तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ के हॉर्स को पकड़ लिया था। ठीक है, तो दैट इज द सेम अश्वमेघ यज्ञ टू गेन कंट्रोल ओवर अ लार्ज टेरिटरी। एक बड़ी टेरिटरी पर कंट्रोल करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था और उसमें हॉर्स को ओपनली छोड़ देते थे। आफ्टर यज्ञ दे जस्ट सेंट हॉर्स फ्री कि वहाँ पर वो जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में जाएगा वो सारा एरिया उस किंग का होगा जिसका वो हॉर्स था। ठीक है, और अगर कोई उस हॉर्स को पकड़ लेता है, कंट्रोल करता है, तो दैट पर्सन हैड टू फाइट विद द किंग्स आर्मी। ठीक है, तो उसे उस किंग की आर्मी के साथ वॉर करनी पड़ेगी, बैटल फाइट करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज अश्वमेधा यज्ञ। सो राजसूय यज्ञ परफॉर्म्ड बाय किंग टू गेन सुप्रीम पावर एंड अश्वमेधा यज्ञ फॉर डिक्लेयरिंग इट्स पावर ऑन अ टेरिटरी। The increase in the power of the kings resulted in decrease in the power of Sabha and Samiti. As the king's power increased, the power of Sabha and Samiti decreased. ठीक है, किंग ज़्यादा पावरफुल होता गया और सभा और समिति वीक होती गई। अब किंग जो था वो सभा और समिति की कोई बात नहीं मानता था। ठीक है, he was not following the recommendations of Sabha and Samiti. He was taking the decision of its own. अपनी मर्जी से, अपने मतलब से वो डिसीजंस ले रहा था और वो सभा और समिति की किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं मान रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे किंग की पावर इंक्रीज हुई उसका रिजल्ट क्या आया? सभा और समिति की पावर्स डिक्रीज हो गई। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सोशल कंडीशन।